अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव विद जामी। मैं आपके साथ मोहम्मद अजमल जामी। ईरान अमेरिका तनाज़े में एक बार फिर से एक बड़ी अजब सूरत हाल आन पहुंची है। डेडलॉक की बजाय सूरत हाल संगीन होती दिखाई देती है। मुज़ाकरात की कोशिशें अपनी जगह जारी और सारी हैं। तजावीज़ का तबादला हुआ। ट्रंप ने इन्हें रात गए कहा कि ये कूड़े का ढेर है और फिर कहा कि सीज़ फायर जो है ये लाइफ लाइन पे अभी बाकी है। और आज जब हम आपसे मुखातिब हैं इस प्रोग्राम में, तो डोनाल्ड ट्रंप ने, अमरीकी सदर ने, अपनी जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है उसका इजलास बुला ली है। मार्को रूबियो हूँ, जेडी वैंस हो नायब सदर, या स्टीव विटकॉफ जो मशरक़ वस्ती के नुमाइंदा खुसूसी इस मुज़ाकरती अमल का हिस्सा, या उनके जो सेक्रेटरी वॉर हैं पीट हेग्सेट, उनको उन्होंने बुला लिया। कल भी इन्होंने कहा था कि ये ऑप्शंस पे गौर करने जा रहे हैं। अमरीकी मीडिया ये बता रहा है कि इस सिलसिले में अब लगता यूँ है कि डोनाल्ड ट्रंप दो ऑप्शंस पर गौर जो कर रहे हैं। एक ये कि वो जो प्रोजेक्ट फ्रीडम था, वहाँ पे जो जहाज़ फंसे हैं उनको निकालने का दोबारा आगाज़ किया जाए ज़बरदस्ती। दूसरा ये कि कुछ अहदाफ बाकी थे तो बमबारी की। और याद रहे कि ये सब कुछ उस मौके पे हो रहा है जब खुद अमरीकी सदर 13 मई से चीन के दौरे पर जा रहे हैं, और अब्बास इराक़ची साहब जो वज़ीर ख़ारिजा हैं ईरान के, वो जा रहे हैं भारत, जहाँ पे ब्रिक्स का इजलास है। और इससे पहले आपने देखा कतरी वज़ीर आज़म हूँ, पाकिस्तानी हुकाम हूँ, सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर हूँ, वो ईरानियन क़यादत से, अमरीकी क़यादत से राब्ते में थे, को राह निकालने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ आपने सबसे आम डेवलपमेंट ये रात के देखी होगी कि पहली बार शायद ऐसा हुआ अमेरिकी तारीख में कि इन्होंने ओहायो क्लास सबमरीन, जो कि जौहरी हथियारों से लैस होती है, वो जिब्राल्टर के मुकाम पर स्पेन की ऑफ कोस्ट पे वहाँ तैनात की है। वहाँ से आगे मेडिटेरेनियन सी है, फिर आगे इसराइल और मिस्र से होता हुआ ये अगर आना चाहे तो ईरान की जानिब भी गामजन हो सकता है। 5 से 6 हज़ार किलोमीटर का फासला है। अमरीकी हुकाम यूजली ऐसी सबमरीन्स की तैनाती को पब्लिकली अनाउंस नहीं करते, लेकिन पहली बार इसे अनाउंस किया गया। लेकिन इस बीच जैसे जैसे और जब जब भी पाकिस्तान की कोशिशों की अमेरिका ने, ईरान ने, दीगर पूरी दुनिया ने तायीद की हो, तारीफ की हो, तो स्पॉयलर्स आ जाते। बिलखुसूस भारतीय इसराइली नवाज जो प्रोपेगेंडा सेल हैं वो हरकत में आते हैं। उसका एक सबूत CBS के ऊपर खबर है 3 सहाफ़ियों की, जेम्स लापोर्टा, जेनिफर जैकब्स और समी यूसुफ। इन तीनों का जो ट्रैक रिकॉर्ड अगर आप गूगल करें तो आपको मालूम हो जाएगा किस किस्म की कहानियां बेचने के माहिर हैं। गो के दफ्तर खारजा ने भरपूर तरदीद की। ये कहते हैं जी पाकिस्तान ने असल में ईरान को अपनी हदूद में फौजी तैयारी खड़े करने की इजाजत दी। और कहां दी? नूर खान एयरबेस, पिंडी। यानी उस दौर में जब कि एक प्राइवेट जेट भी कहीं उड़ा हो तो ओपन सोर्स के जरिए आप उसे ट्रैक कर सकते हैं। तो ये कह रहे हैं कि कई तैयारे ईरान के पाकिस्तान ने यहां छुपा लिए, उनको पनाह दे दी। और हैरत है कि अमेरिका जैसी सुपर पावर जो है उसको इल्म नहीं है। हैरत है कि भारत जो पाकिस्तान की सर्विलेंस 24 घंटे पर करता है उसको इल्म नहीं है। तो ये एक अजब मौजज़ा है इस कहानी में जो बयान किया गया, मन घड़त कहानी में। इस सब बात करने के लिए हमने जहमत दी है जनाब एयर कमांडर रिटायर्ड खालिद चिश्ती। बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। सबसे पहले तो मेरा ख्याल है ये नूर खान की कहानी भी बयान कर दें। मैं इसलिए भी चाहूँगा आपको इस सिलसिले में जहमत देना कि आज दफ्तर खारजा तो बड़ा कैटेगोरिकली इसकी वजाहत भी की, लेकिन आई हैड अ चांस सर कि जब ये पाकिस्तान इंडिया की जंग ख़त्म हुई तो नूर खान एयरबेस पे भी हम गए, एयर हेडक्वार्टर भी गए, जो हमारे शाहीन थे उनसे गुफ्तगू भी की, देखा उन मकामात को, उस सेल को। नूर खान एयरबेस पे तो कई एक इंस्टॉलेशन बन चुकी हैं, कई एक ऑफिसेज बन चुकी हैं, और वो इतनी बड़ी तादाद में अगर तैयारे खड़े हों तो वो जगह कहाँ से मिलेगी? क्या उसके ऊपर हमने को कपड़े डाल के खड़े किए हुए हैं? आप तो बेहतर समझते हैं नूर खान एयरबेस को। जी बहुत बहुत शुक्रिया जामी साहब। बिल्कुल आपने ठीक कहा, आपने खुद ही नक्शा कर दिया क्लियर एग्जेन में कि नूर खान एयरबेस और ऑफ ऑल द बेसिस नूर खान एयरबेस पे खड़े करने की जो है वो मनगढ़ंत इसलिए मैं देख रहा हूँ इसको कि इतनी दुनिया विजिलेंस हो गई है, ट्रैकिंग इतनी हो गई है, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इतना हो गया है कि ऑल द वे वहां पे जहाज आके खड़े हो जाएं, पार्क हो जाएं और अमेरिका को पता ना लगे। बिल्कुल आपने ठीक कहा। तो ये आई थिंक स्ट्रेंज नहीं है, सिर्फ ये एक अंडरमाइन करने की एक पाकिस्तान की जो न्यू अर्नड हमारी एक वैल्यू है, जो एक रेलेवेंस है। ना सिर्फ हम रीजनली रेलेवेंट हुए पिछले साल मई में, दुनिया ने हमें देखा कि हम सबूत मांगते रहे, न्यूट्रल इंक्वायरी की ऑफर करते रहे, वो साल गुजर गया, ना तो सबूत मिले ना कोई न्यूट्रल इंक्वायरी हो सकी। तो जितनी हम एक न्यू फाउंड एक रेलेवेंस हमें अल्हम्दुलिल्लाह मिली पिछले साल, उस वक्त तो हमारी थी रीजनल की हद तक, यानी हम एक इस खत्ते में दुनिया ने रियलाइज किया कि जब तक आप पाकिस्तान को एंगेज नहीं करेंगे इस खत्ते में अमन नहीं हो सकता। जब ये एक साल गुजरा, ईरान की और अमेरिका की जंग हुई, तो फिर एक दुनिया ने देखा कि एक और मुल्क अभी भी क्रेडिबल है, पाकिस्तान ही है दोबारा से, जो एक न्यू फाउंड एक रेलेवेंस के तहत इंगेज भी कर सकता है। और एक क्रेडिबिलिटी इस वक्त है कि हम ईरान भी, रीजनल मुल्क जो है, मिडल ईस्ट के ममालिक, अमेरिका, इनके साथ कनेक्टिविटी पैदा कर सकते हैं। तो आई थिंक एक एलिमेंट ऑफ फ्रस्ट्रेशन नजर आता है मुझे, तो और कुछ भी नहीं है कि ऐसी बात की जाए जिससे अमेरिकन हुकूमत का और खास तौर पर प्रेसिडेंट ट्रंप का
एक ट्रस्ट क्रिएट किया जाए, डेफिसिट बिटवीन प्रेसिडेंट ट्रंप एंड पाकिस्तानी गवर्नमेंट, ताकि कहा जाए कि ऐसा शो किया जाए कि पाकिस्तान जो है वो डुअल गेम खेल रहा था शायद, और एक तरफ हम उनको ईरान को प्रोटेक्शन दे रहे थे, एक तरफ अमेरिका के सदर को खुश रखा हुआ था हमने, जाहिर है हमने तो प्रेसिडेंट ट्रंप को खुश इसलिए रखा होता, हमने क्रेडिबिलिटी अर्न की थी। लेकिन वो बात आपकी ठीक है, इससे लेसर इज मोर, क्योंकि इससे ज्यादा क्या कहा जाए कि इट्स सो स्ट्रेंज, ऑफ ऑल द एयर बेसिस जो सबसे प्राइम बेस है जहां हम जेटी वैंस खुद उतरे हैं, उसी बेस पर हमने अमेरिकन जहाजों को भी रखा होगा। मतलब इसको फनी के अलावा कुछ नहीं। इसमें सर तीन चीजें हैं जो मैं चाह रहा हूं उसके ऊपर आप कमेंट करें। पहली बात, नोइंग द नेचर ऑफ अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, ऐसा कुछ हो एजेंसियां उसे बताएं वो चुप रहे, सवाल ही नहीं पैदा होता। दूसरी बात, इतनी बड़ी तादाद में बड़े तैयारे कहीं रखे गए हों और वो छुप जाएं दुनिया की नजर से, ओपन सोर्स से ट्रैकिंग ना हो सके, दूसरा नुकता। तीसरा, ईरान के पास ऐसी कौन सी जदीद एयरफोर्स है जिसको छुपाना मकसूद था? ये तो पूरी दुनिया जानती है कि उनकी एयरफोर्स एक रिवायती और पुरानी और कदीमा, उनका असल इन्हिसार तो अपने मिसाइल सिस्टम पे, ड्रोन सिस्टम पे था। इन तीनों के ऊपर रोशनी डालें। पहले तो प्रेसिडेंट ट्रंप से शुरू करते हैं, जिन्होंने जंग के शुरू में ही, आपको याद होगा, एक हफ्ते कहा था कि हमने नेवी और एयरफोर्स तबाह कर दी है। पहले तो उनकी बात मान लेते हैं कि अगर तबाह कर दी थी तो फिर इधर बचा क्या था भेजने के लिए, पहली बात। दूसरा, उनके पास जो जहाज हैं, देखिए उनके पास F-14 है, उनके पास फैंटम है F-4 और F-5E है, और ये शाह फरहान के जमाने में रिजीम चेंज हुए या हुकूमत चेंज हुए शाह फरहान की 47 साल हो गए। तो जरा विजुलाइज करें कि 47 सालों से इनको, इनके सारे के सारे जिनके मैंने नाम लिया है वो अमेरिकन ओरिजिन के जहाज है। जाहिर है उस वक्त डार्लिंग ऑफ द एरिया था, उस वक्त हमें 40 जहाज कुछ सालों बाद मिले F-16। शाह फरहान ने 150 F-16 का उस जमाने में ऑर्डर किया हुआ था 70s के मिड में। मैं सिर्फ आपके व्यूअर्स को रिफ्रेश करता चलूं कि इतना लोग उस जमाने में कहा जाता है कि ये पुलिसमैन ऑफ द एरिया है, ये यूनाइटेड स्टेट्स की पुलिसमैन है ईरान जो है उस जमाने में, शाह फरहान के जमाने। उस वक्त जो ईरान मांगता था दिया जाता था। तो ये फैंटम और F-4 F-5 ये तमाम के तमाम हो सकते हैं। उसके बाद अमेरिका ही ने तो स्पेयर पार्ट देने थे, सस्टेन करना था, तो वो बड़ी मुश्किल से इसको एयर वर्दी कुछ जहाजों को रखा हुआ है, पहली बात ये। और किसी ऑफेंस और डिफेंस के काबिल होते तो आप देखते इंटरसेप्शन करते या कुछ स्ट्राइक करके आते, कहीं A-2A रिफ्यूलिंग इनमें ऑप्शन नहीं है। ये कम से कम 50 से 60 साल सारे पुराने जहाज हैं। तो आई थिंक उनको स्ट्रेंज ही कहा जा सकता है। इस पे क्या फोकस किया जाए कि 60 साल पुराने जहाजों को ईरान ने प्रिजर्व करना था, यहाँ बचा कर भेजना था, और ऑफ ऑल द प्लेसेस नूर खान एयरबेस पर खड़ा करना। बिल्कुल ठीक, ये एक मुज़क्का खेज दावा है और जो ऑब्वियसली एक स्पॉइलर एक्ट है। कुछ ना मिला तो फिर इस तरह की स्टोरी घड़ेगी, ये मन घड़त, टेक्निकली ये एक फुल ऑफ फ्लॉ स्टोरी है। अच्छा सर, ये इन्होंने जिब्राल्टर में वो ऑफ कोस्ट स्पेन जो खड़ी की है आबदूस सबमरीन न्यूक्लियर, वो हायो क्लास बताई जा रही है। ये यूजली तो मैंने अभी अर्ज भी किया जो मैंने मुतालिया के इस सिलसिले में कि अमेरिका ऐसे मामलात की निशानदेही या पब्लिकली अनाउंसमेंट नहीं करता। तो ये कितना अहम ये डिप्लॉयमेंट है और ये न्यूक्लियर सबमरीन होती क्या है, ईरान से कितनी दूर है ये, वहां पे जिब्राल्टर में अगर खड़ी की जाए, इस पोस्चरिंग का मतलब क्या होगा? जामी साहब, दो तरह का न्यूक्लियर का लफ्ज इस्तेमाल होता है सबमरीन के लिए, और वो क्लैरिटी मैं कर देता हूं। देखिए, एक होता है न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन, जिसका मतलब है कि वो न्यूक्लियर फ्यूल से चलती है, जिसका मतलब ये जरूरी नहीं होता कि उस पर न्यूक्लियर वेपन्स भी कैरी किए जा सकते हैं। और एक होती है न्यूक्लियर एनेबल्ड, यानी कि जिसके ऊपर ऐसा जो मिसाइल्स हो जिस पर न्यूक्लियर टिप्ड हो या वॉर हेड हो, वो फायर किया जा सकता है। इसी तरह कह सकते हैं कि जो एयरक्राफ्ट कैरियर है अमेरिका के पास तमाम के तमाम, वो न्यूक्लियर पावर्ड है। दैट मीन्स वो कई साल तक रह सकते हैं। जैसे जेरार्ड फोर्ड जो है वो तकरीबन साल एक रह सकता, देखा हमने, रह सकता है। वो रहा भी है 310 दिन, उसने अभी वापस पुल बैक किया गया। जेरार्ड फोर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर अमेरिका को बुलाया गया वापस, तो वो तकरीबन 10 महीने समंदर में फ्लोट करके तकरीबन 4.5 एकड़ का, समझे, अमेरिकन एक लैंड का टुकड़ा था जो यहाँ पानी के ऊपर 4,500 लोगों को 10 महीने लेके फिरता रहा। तो ये तो मैंने आपको एयरक्राफ्ट कैरियर से रिलेट किया। ये जो न्यूक्लियर सबमरीन जिसका आप जिक्र करते हैं मोस्टली पावर्ड है, क्योंकि आपके व्यूअर्स को और आसान कर देता हूं कि जब सबमरीन जमीन के सतह के नीचे समंदर के चली जाती है तो वो बैटरी पर ऑपरेट कर सकती है, क्योंकि इंजन, पानी की वजह से इंजन आप स्टार्टिंग का कोई ऑप्शन नहीं होती, बैटरी आपको चार्ज करनी पड़ती है। उसके बाद सबमरीन पानी में चली जाती है, जब तक वो बैटरियां चलती हैं वहां तक होता है, फिर उसको वापस पानी की सतह पर आकर चार्जिंग करनी पड़ती है उन बैटरियों को अपने इंजन चला के, यानी चार्ज करने की। तो अक्सर ये फिर मजबूरी होती है कि सबमरीन की कि अगर वो जमीन के समंदर के अंदर रहेगी तो चार्जिंग के लिए ऊपर आएगी तो डिटेक्ट हो सकती है। न्यूक्लियर सबमरीन का ये हो गया है कि अब उसको आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अंडर वाटर ही रहते हुए अपनी चार्जिंग भी उसको जरूरत नहीं होती। ये तो एक बात। हाँ, मैं कंपैरिजन कर देता हूं कि ये जो आप कह रहे हैं कि ओहायो क्लास, ये बहुत बड़ी सबमरीन है,
जो ईरान ने इसके मुकाबले में बनाई है वो गदर के नाम से बनाई है, वो 6 गुना छोटी है इस सबमरीन से, 6 टाइम्स लेस, मतलब साइज वाइज उसकी है। और वो टॉर्पीडो भी फायर कर सकती है, वो अंडरग्राउंड माइंस भी ले कर सकती है, अंडर वाटर ले कर सकती है, और वो जाहिर है आपने देखा कि डिटेक्शन सोनार से भी बचती है। सोनार होता है साउंड एंड रेजिंग का एक सिस्टम होता है, जो एयरबोर्न जहाज हवा में उड़ रहा होता है वो स्कैन करता है अपने रडार से, तो एक बॉडी जो भी अंडर वाटर भी होती है उसको भी पिक कर लेता है। तो ये इतनी छोटी है गदर के वो आमतौर पर उससे भी डिटेक्ट नहीं होती। 6 गुना बड़ी जो ओहायो क्लास आप कह रहे हैं, इसका एक एडवांटेज तो बहुत है, लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि जो है वो क्या है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वो 30 से 60 मीटर गहरा है मुख्तलिफ जगहों पर। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की मैं बात कर रहा हूं, तो 30 से 60 मीटर एक सबमरीन के लिए बहुत कम डेप्थ है, वहां पे मनूवरेबिलिटी नहीं हो सकती सबमरीन, खासतौर पे ओहायो क्लास की। जो ईरानियन सबमरीन्स हैं, जो गदर क्लास जो मैं कह रहा हूं, वो बड़े जबरदस्त मनूवर करती हैं, क्योंकि उन्होंने डे 1 से पर्पस बिल्ड बनाई है अपनी कोस्टल एरियाज के लिए, जो कि जाहिर हमने देखा कोस्ट ही बहुत छोटी है, हार्डली 35 किलोमीटर विड्थ है, और अगर किसी जगह पे 30 मीटर है और किसी जगह 100 मीटर है, तो ये बहुत कम डेप्थ है जिसके अंदर सबमरीन ऑपरेट की जा सके। तो अमेरिकन ने पोस्चरिंग के लिए जरूर किया होगा, क्योंकि अब्राहम लिंकन, देखिए एयरक्राफ्ट कैरियर कहाँ है इस वक्त, तकरीबन 1000 किलोमीटर दूर है समंदर में ईरान से। उसकी भी वजह यही है कि ईरान को ड्रोन फायर करके उसको जाहिर है टारगेट ना कर दे। तो ये सबमरीन पोस्चरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं एग्री करता हूं, लेकिन अगर हम ये समझें कि ये आकर कोस्टल एरियाज में आएगी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कोई ऑपरेशन करेगी, कोई टॉर्पीडोज फायर करेगी, कोई शिप्स को तबाह करेगी, ऑपरेशन फ्रीडम में मदद करेगी, मेरा नहीं ख्याल वो कर सकती। ठीक। अच्छा सर, अब ये 2 दीगर निकात हैं, क्योंकि ये इन्होंने चीन भी जाना है, अब्बास इराकी सब ब्रिक्स पे जा रहे हैं इजलास में, और जो अभी तक मुसव्वदे का एक्सचेंज हुआ प्रपोजल्स का, उसके ऊपर ट्रंप कह रहा अनएक्सेप्टेबल है, गार्बेज करार दिया, कहा कि लाइफ लाइन पे सीज फायर। तो अब ये इस वक्त एज ऑफ नाउ जब हम बात कर रहे हैं इस प्रोग्राम में, तो नेशनल सिक्योरिटी जो उनका है उसका इजलास उन्होंने बुलाया हुआ है, सेक्रेटरी वॉर भी हैं। अमरीकी मीडिया कह रहा है 2 ऑप्शन हैं, दोनों का बेवक्त आगाज हो सकता है। एक जो प्रोजेक्ट फ्रीडम था वो रिवाइव किया जाए, और दूसरा जो कुछ अहदाफ रह गए उन पर बमबारी की जाए। डू यू थिंक इट विल बी हैपनिंग सून, एंड दैट टू व्हेन ही विल बी विजिटिंग चाइना? मेरा ख्याल जामी साहब, मेरा नहीं ख्याल कि हैपनिंग सून वाला नहीं लगता। वो उसकी मेरी अपनी जस्टिफिकेशन ये है कि देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप ने वॉर पोस्टरिंग अपनी बेहतर नेगोशिएशन की कुछ दिन की थी। आपने देखा थोड़े दिन पहले वो सॉफ्ट नजर आते थे कि इट कैन बी वर्कड आउट, और मैं एग्रीमेंट दे रहे हैं और ईरानियन रीजनेबल हो रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। उन्होंने एक पॉजिटिव सिग्नलिंग की थी जिससे उन्हें लगता था कि एग्रीमेंट हो जाए, क्योंकि वो चाहते हैं या चाहते थे कि चाइना जाने से पहले एक एग्रीमेंट ऐसा हो जाए। क्यों चाहते थे? क्योंकि उनको चाइना पर डिपेंडेंसी ना करनी पड़े, या चाइना की मदद ना लेनी पड़े, या चाइना की फेवर ना लेनी पड़े इस एग्रीमेंट के लिए। क्योंकि अगर चाइना से वो फेवर लेते हैं तो चाइना रेसिप्रोकेशन चाहेगा, चाइना चाहेगा कि टैरिफ में फिर रिलैक्सेशन करे, चाइना चाहेगा कि जो ताइवान को आप सपोर्ट कर रहे हैं मिलिटरीली और इकोनॉमिकली वो पुल बैक करें, और बहुत सारे इश्यूज हैं जिन पर बात की जा सकती है। तो ये करते हुए प्रेसिडेंट ट्रंप नहीं चाहते थे कि जाने से पहले कोई एग्रीमेंट ना हो, ताकि वो चाहते थे कि वहां जाकर मैं क्लीन स्लेट के जाऊं, और जो बायलैटरल चाइना और अमेरिका के इश्यूज हैं उन्हीं पर बात की जाए, क्योंकि फोकस उधर चाहते थे। और उनको भी ये पता था कि अगर वो इस जंग के इसी सीज फायर के होते हुए चले गए चाइना, तो मेन टॉपिक वो होगा, और प्रेसिडेंट ट्रंप को जो शिकायत वैसे हैं, और खासतौर पर जो निगोशिएशन मिलनी थी वो इतनी मीनिंगफुल नहीं होनी थी अगर ये जंग चाहे सीज फायर तक ही रहे। एक तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट वजह। प्रेसिडेंट ट्रंप अब जो पोस्चरिंग दोबारा कर रहे हैं, मेरा ख्याल ये है वो चाइना को बेसिकली सिग्नल कर रहे हैं कि मैं तो हार्डलाइनर हूं, मैं तो जगह लूंगा ही नहीं ऐसी कोई ऐसी जिसमें मुझे पोजीशन ऑफ वीकनेस लगे आपको। तो आई थिंक वहां जाकर वो चाइना के साथ एक पोस्चरिंग कर रहे हैं अब, क्योंकि अगर चाइना मीडिएट करता है तो शायद वो रिलैक्सेशन उस तरह देने की पोजीशन में चाइना से बार्गेन बेहतर कर पाए। आई थिंक अपनी वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ चाइना के पॉइंट ऑफ व्यू से अब कर रहे हैं, जब वो कह रहे हैं कि ये रबिश है और इट्स अ मैटर ऑफ वेस्ट ऑफ टाइम, और बड़े कुछ बयान देगा। तो मेरा मानना ये है कि ये फ्लक्चुएट होती रही है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब चिश्ती साहब, आपकी कीमती वक्त का। 2 बड़े अहम नुक्ते थे, एक तो ये CBS की जो स्टोरी, और फिर जो अमरीकी सदर के पास ऑप्शंस, तो उन्होंने बड़ा अच्छे तरीके से उसको टेक्निकली वजाहत आपके सामने बयान की, बड़ा इन डेप्थ एनालिसिस था। एक ब्रेक में ले रहा हूँ, इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं कि आखिर व्हाट एग्जैक्टली इज ट्रंप अप टू डू नाउ, और फिर ये CBS की स्टोरी का मजीद पोस्टमार्टम भी करेंगे, क्योंकि इतनी फुल ऑफ फ्लॉ और मनगढ़ंत खबर है, इसको तफसील से डिस्कस करना चाहिए। ब्रेक के बाद फिर से खुश आमदीद। अभी आपने चिश्ती साहब को सुना, ये अमेरिका ईरान कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से जो हम स्टेलमेट का शिकार हुए, प्रोबेबिलिटीज़ क्या हैं, ट्रंप आज क्या अनाउंसमेंट्स कर सकते हैं रिगार्डिंग ईरान बिफोर हेडिंग टू चाइना।
अच्छा, दूसरा ये सीबीएस की जो स्टोरी थी, जो इंतहाई फुल ऑफ फ्लॉ स्टोरी है, मन घड़त स्टोरी है, प्रोपेगेंडा टूल के तौर पर इस्तेमाल की गई, इसको मजीद अनर्थ करते हैं। हमने जहमत दी है स्टूडियोज़ में, जनाब तशरीफ़ रखते हैं शहरियार खान साहब, इंटरनेशनल अफेयर्स को रेगुलरली देखते हैं, उस पर कमेंट्री करते हैं, मुख्तलिफ थिंक टैंक से हिस्सा हैं, इंटरनेशनल फोरम से पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी करते हैं। और हमें ज्वाइन कर रखा है जनाब फैज़ रहमान साहब ने, उस्ताद हैं हमारे सहाफ़त में, वाशिंगटन डीसी से ज्वाइन करें, उनसे जानेंगे कि अमेरिका में इस वक्त क्या पल्स है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। शहरियार साहब, मुझे ये बताइए कि ये जो सीबीएस ने स्टोरी डाली है जेम्स लापोर्टा की, और तीनों सहाफ़ियों को मैंने बैकग्राउंड भी चेक किया, ये अक्सर ऐसी मशकूक वारदातों में मुलव्वस पाए गए हैं। यानी नूर खान एयरबेस पे ईरानियन बड़ी तादाद में तैयारे हों और वो ओपन सोर्स ट्रैकिंग में नजर ना आए, अमेरिका को ना पता हो, इंडिया को ना पता हो, और ये तीन सहाफ़ी पछूते ये खबर ले आए। हाउ रिडिकुलस इज दिस? देखें जामी साहब, ये बेसिकली जो कुछ हॉक्स हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ में, अमेरिका को अगर आप उसमें शामिल करें तो बहुत से ऐसे हॉक्स हैं वहाँ पर जिनको पाकिस्तान की एक तो राइजिंग जियोपॉलिटिकल प्रोफाइल है वो हजम नहीं हो रही। उसके अलावा बहुत से ऐसे ग्रुप्स हैं वहाँ पर जो वेरियस लॉबीज़ का हिस्सा हैं, आपको भी पता है, हमें भी पता है, वो बेसिकली ये सीज फायर भी उनको हजम नहीं हो रहा। वो चाहते हैं कि यार ये जो इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ है इसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए, और जो मिडल ईस्ट है उसमें जो केओस है वो बिल्कुल भी रुकना नहीं चाहिए। उनके कोई एंड गोल्स वगैरह इस तरह के नहीं है कि एनरिचमेंट रुके, ईरान को कंट्रोल किया जाए। उनके एंड गोल्स ये हैं कि मिडिल ईस्ट हमेशा एक कॉन्फ्लिक्ट के अंदर है और उस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर वो अपनी डोमिनेंस जो है उसको बरकरार रख सके। तो उसकी वजह से वो जो सीज फायर हुआ है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा रिलक्टेंट है कि ये जंग दोबारा स्टार्ट की जाए। उसको पुश करने के लिए, सीज फायर को डिरेल करने के लिए ये इस तरह की कहानियां वगैरह जो हैं वो लीक की जाती हैं मीडिया से। अच्छा जामी साहब, इसमें एक दो और पॉइंट्स भी हैं जो मैं आपके साथ रेज करना चाहता हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जिस दिन इस्लामाबाद में पहली दफ़ा ईरानी डेलीगेशन और यूएस डेलीगेशन जब आया था, वो यहीं उतरे थे ना, वो वहीं उतरे थे और उससे एक दो दिन पहले ये जहाज वहां पर पहले से उतर चुके थे। उसके बाद अगले 2 हफ्ते तक यूएस का जो जहाज है वो वहां पर खड़ा रहा था, क्योंकि एंटिसिपेशन थी कि ये डायलॉग आगे चलेगा। सेम केस था ईरानी जहाज। तो वो सवाल ये पैदा होता है कि अगर वो जो 2 ममालिक जो यहाँ आए डायलॉग में हिस्सा बनने के लिए, वो उनके जहाज भी उतर रहे हैं, उनका पैराफर्नेलिया भी उतर है, लेकिन पहले से ईरानी जहाज पाक्ड है, पहले से ये अजब मौजा नहीं है? वैसे ये मतलब मौजे का खेज बात है। देखिए जामी साहब, सिंपल सी बात यह है कि अगर इसमें कोई बदनीयती शामिल भी होती ना, लेट्स फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट हम ये मफरूजा जो है उसको मान लेते हैं, उसमें भी क्या नूर खान एयरबेस है जो कि इस्तेमाल किया जाएगा, जो पिंडी के सदर के बिल्कुल सेंटर के अंदर है, वहां से आप साइड से अगर गाड़ी गुजारें तो आपको थोड़ा बहुत अंदर झलक भी नजर आ जाती है कि क्या हो रहा है। बहुत से और से ऐसे नहीं, आसपास की हायर ऐसे छतों से नजर आता है। बिल्कुल। तो ये बेसिकली ना कोई इसका कोई इतनी लॉजिक वगैरह मुझे ऐसा समझ नहीं आ रही। जामी साहब, एक दो और पॉइंट्स भी हैं जी। एक आप ये देखें कि जब से ये कॉन्फ्लिक्ट वगैरह स्टार्ट हुआ है ईरान के साथ, क्या पाकिस्तान ने लैंड रूट्स नहीं दिए ईरान को ट्रेड करने के लिए? उनके जो 20 सेलर्स थे उनको भी बाहिफाजत ईरान के हवाले किया। उसके अलावा जो है बहुत से ऐसे ऑयल टैंकर्स वगैरह हैं जो पाकिस्तान की वजह से स्ट्रेट ऑफ हरमुज से भी निकल आए। ये वैलिड है। मैं आपके पास दोबारा कहता हूं शहरियार साहब, अच्छा मैं याद लाया, मैं फैज साहब के पास भी जा रहा हूँ। जो आपने कहा ना लैंड रूट, उस हवाले से आई रिमेंबर के प्रेसिडेंट ट्रंप was about to fly, तो वो रिपोर्टर्स ने रोक के उनसे सवाल पूछा, एंड प्रोबेबली शी वाज सम इंडियन बेस्ड जर्नलिस्ट, जिसने कहा जी कि आपको पता है कि वो पाकिस्तान ने लैंड रूट से ट्रेड किया या इजाजत दी है? उसने आगे से कहा था बिल्कुल मुझे पता है, मैं अंदाजा मुझे है, इस चीज़ की खबर है। यानी कोई ऐसी बात नहीं थी चंबे की उसके लिए। तो ये कैसे छुपी रह सकती थी कहानी? बहरहाल फैज साहब, अब मैंने जो दूसरा मंजरनामा बयान किया वो ये था कि उन्होंने कहा जी कि ये तो गार्बेज है तजावीज़, और फिर उन्होंने कहा कि अब हम ये लाइफ लाइन पे है सीज फायर। अब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास भी है आज अमेरिका में, तो पल्स क्या है? क्या प्रोजेक्ट फ्रीडम रिवाइव हो रहा है या बाकी मानदा टारगेट्स पे हमला किया जाएगा, दोबारा बमबारी हो सकती है? देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया जामी साहब, गुड टू बी बैक ऑन योर शो सर। देखिए, इसमें कुछ बड़े मिक्स्ड सिग्नल्स ये लोग दे रहे हैं यहाँ पर, खुसूसन ट्रंप साहब। आज ही अभी आपसे जो बात होनी, क्योंकि 1 घंटे पहले ही उन्होंने फिर वो कुछ अपनी AI टूल इस्तेमाल करते हुए लेजर से और एक मिसाइल से
कुछ बोट्स और उनके जहाज मारते हुए दिखाए हैं खुद ट्रम्प साहब ने। और इसके अलावा फिर बात वही हो रही है कि क्या हम ये एक प्रोजेक्ट फ्रीडम प्लस लॉन्च करेंगे। अच्छा, ख्याल ये था और अभी तक मेरा भी ये ख्याल है कि चाइना जाने से पहले ये मामला को जू का तू रखना चाहते हैं और वहां जाकर फिर ये जाहिर है ये इंप्रेशन देंगे जनरल शी को कि भाई हम ये देखिए इसका एक वाज़े हल चाहते हैं, चूंकि चाइना एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है। लेकिन लगता यही है कि यहाँ की जो लॉबीज जो हैं काम कर रही हैं और बड़े कंपीटिंग इंटरेस्ट हैं, जैसे कि अभी आपने भी फरमाया और शहरियार साहब ने फरमाया स्टोरी के बारे में। देखिए, मैं ये कहता आया हूँ बहुत अरसे से कि ये जो है ये जो स्टोरी आई है इट्स मोर अबाउट पाकिस्तान itself, पाकिस्तान's rising stature, then the conflict itself। उसकी वजह है कि यहाँ पर जो इंडियन लॉबी है और जो ज़ायनिस्ट लॉबी है इतनी डीपली इंट्रेंच्ड है और इतने अहम ओहदों पे खुद वाइट हाउस, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, हर जगह ऐसे बैठे हुए हैं, फिर मीडिया में। तो वो जो पाकिस्तान का जो एक राइजिंग स्टार है जो एक आगे बढ़ रहा है उसका सिलसिला, तो ये इट्स मोर अबाउट दैट कि इसको किस तरह से जो है कंटेन किया जाए। क्योंकि यहाँ तो आपको खैर वहां तो आप बैठे देखते रहते हैं इंडियन मीडिया, लेकिन यहाँ पर भी कुछ कम यहाँ जो ग्रुप्स हैं इनकी बहुत बुरी हालत है। और ये मैं कहता आया हूँ कि इसको हम लोगों को खुद हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं ये बहुत ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है कि ठीक है आप अपना सब कुछ ये काम करें, लेकिन साथ साथ यहाँ की जो पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी है उसको किस तरह से एक इन ए वेरी लीगल ट्रांसपेरेंट वे आप उसको किस तरह से मोबिलाइज करें और कोशिश करें कि वो ग्रुप्स जो पाकिस्तान के इंटरेस्ट के खिलाफ यहाँ काम कर रहे हैं कम से कम हम उनको कम्युनिटी के जो हमारे रिसोर्सेज हैं उसको इस्तेमाल करते हुए उसको कुछ बचाने की कोशिश करें उस सिचुएशन को। ये सूरत हाल वहाँ है। अच्छा, अब आप आइए देखिए, इस वक्त इन्होंने एक बात अभी जाने से पहले एक और बात कही है ट्रम्प साहब ने कि हमें कोई जल्दी नहीं है, ब्लॉकहेड जो है वो काम कर रहा है और हम वहां जाकर आराम से बात करेंगे और उसके बाद देखा जाएगा कि हम किस तरह से इसको ईरान को निगोशिएशन टेबल पर दोबारा लेके आए। इस तरफ तो ये हो रहा है। दूसरी तरफ देखिए बहुत अहम आपकी डिप्लोमेटिक सरगर्मियां जारी हैं। ईरान के पास आज डिप्टी प्राइम मिनिस्टर वहां पहुंचे हुए हैं नॉर्वे के। इसके अलावा खुद उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं इराक वो न्यू दिल्ली जा रहे हैं। अच्छा, फिर चाइना का बहुत बड़ा फैक्टर है कि चाइना जब वहां पर पहुंचेंगे तो क्या चाइना चाहेगा कि कोई बहुत ही एक्टिव रोल अदा करके इसको फौरी तौर पर मामले को रिजॉल्व करने की कोशिश करे। तो उसमें भी कई सिनेरियोज हैं। उसमें एक ये है कि क्या चाइना इस पूरी सिचुएशन से बेनिफिट कर रहा है या उसको बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। अच्छा, अब देखिए आप उनकी इकोनॉमिक सिचुएशन देखें तो चाइना इज स्टिल ऑन अ वेरी साउंड फुटिंग। यानी ये इसमें कोई शक नहीं है कि 12-13% उनकी एनर्जी सप्लाईज उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से जरूर आती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि दे आर टोटली डिपेंडेंट ऑन इट। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर दूसरे वाले के देखें कि वो जब अमेरिका को अगर वो इस एक क्वागमायर में फंसा सकते हैं तो चाइना इसका एक नेचुरल बेनिफिशियरी होगा। एग्जैक्टली। पोस्ट वार ईरान है वो डेफिनेटली इसके बाद ईरान की तरफ ही जाएगा तमाम रिबिल्डिंग के लिए और तो तमाम ये बड़ा अहम नुक्ता सर आपने आपने हाईलाइट किया शहरियार साहब। बिफोर हेडिंग टुवर्ड्स चाइना, वो विजिट जो पहले पोस्टपोन किया, आप जा रहे हैं क्योंकि चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर ने तस्दीक कर दी है कि वो ऑफिशियल विजिट पे आ रहे हैं और साथ अब्बास अरागची साहब भी जा रहे हैं ब्रिक्स के इजलास में। तो इसका मतलब है दोनों ममालिक की आम तरीन 2 शख्सियात तो दौरे पर होंगी। तो इस बीच में निगोसिएशन या कोई मुज़ाकरा का दूसरा राउंड होता तो दिखाई नहीं देता। लेकिन क्या इस बीच में डू यू एंटिसिपेट के हमला या ऑपरेशन जो इनका था प्रोजेक्ट फ्रीडम वो दोबारा शुरू हो सकता है, रिवाइव हो सकता है? देखें जामी साहब, उसके चांसेस वगैरह काफ़ी कम है। दोनों साइड्स जो हैं वो बेसिकली अब चाइना के ऊपर ज़्यादा रिलाई कर रही हैं और दोनों साइड्स ये समझती हैं कि चाइना के थ्रू एक दूसरे के ऊपर वो प्रेशर डाल सकेंगे। प्रेसिडेंट ट्रंप हैं वो बेसिकली ये समझते हैं कि क्योंकि चाइना सबसे बड़ा बायर है ईरानियन ऑयल का, तो वो चाइना को ज़रा परसुएड करेंगे कि ईरान को निगोशिएटिंग टेबल पे ले आए। और ईरान ने भी जो पिछले अपना जो पूरे को पूरा फ्रेमवर्क दिया है जिसके अंदर उन्होंने अपनी डिमांड्स जो है मैक्सिमाइज कर दी हैं, वो भी इसलिए किए हैं कि वो भी अगला 1 हफ्ता चाहते थे कि उनको भी ये टाइम मिल जाए जिसमें ईरान का ये जो विजिट है वो आ जाए। और अगर आपको याद हो तो अरागची साहब जो हैं वो चाइना का भी दौरा करके आ चुके हैं और अपनी डिमांड्स वगैरह उन्होंने वहां पर चाइनीज जो है लीडरशिप उसके सामने प्रेजेंट कर दी हैं। तो दोनों साइड्स एक चाइना को समझती हैं कि वो नेक्स्ट स्टेप में एक इन्फ्लुएंस वाला कैरेक्टर हो सकता है। चाइना
जी ठीक। अच्छा फैज साहब, ये जो बार बार वो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास बुलाते हैं, सेक्रेटरी वॉर को भी बुला लेते हैं, तो आखिर कोई ना कोई ऑप्शन उन्हें दी जा रही है इस सिलसिले में जो ये बार बार ऐसा इजलास कन्वीन करते हैं? देखिए, मेरी रीडिंग ये है जामी साहब कि एक बात तो तय है, और आज खुद पीट सेक्टर ने भी ये कहा, आपके जो वजीर दिफा हैं, हम उनको अब तक वजीर दिफा कहते हैं, लेकिन वो सेक्रेटरी वॉर हो चुके हैं, महकमा जंग कर दिया गया उसे। नहीं, वो एक ऑफिशियली नहीं है अभी, जब तक के कांग्रेस का अप्रूवल नहीं होगा अभी, सिवाय फॉक्स के सब उनको वजीर दिफाई कहते हैं। अच्छा। तो क्योंकि वो कांग्रेस से उसका अप्रूवल होना चाहिए, बहरहाल वो इंसिस्ट करते हैं कि वो सेक्रेटरी ऑफ वॉर है, इस वक्त है। तो सेक्रेटरी ऑफ वॉर ने आज फिर एक बात की, और देखिए एक लाइन उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है, उन्होंने कहा कि हम कभी भी ईरान को दूसरा नॉर्थ कोरिया नहीं बनने देंगे। और ये एक अहम पॉइंट है। अच्छा, इसकी वजह यह है कि सब देखिए पूरी दुनिया में, अब देखिए इसमें दो पहलू बहुत अहम है। एक तो ये कि जाहिर है इसमें कोई शक नहीं कि पूरी दुनिया इंक्लूडिंग मोस्ट अमेरिकन, मोस्ट यूरोपियंस, पूरी दुनिया इस जंग के खिलाफ है। वो समझते हैं कि ये एक गैर जरूरी जंग थी, जंग ऑफ चॉइस थी, और अमेरिका को ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पूरी दुनिया या अमेरिकी अवाम की अक्सरियत प्रो ईरान हो गई है, उनको ईरान से कोई हमदर्दी उनको वाक़ई हो गई है। अभी भी ये तय है यूरोप में भी, अमेरिका में भी, खुसूसन पूरी वेस्टर्न वर्ल्ड में भी, और ज़ाहिर है कुछ आपके एशियन कंट्रीज भी हैं, जापान, साउथ कोरिया वगैरह, जो ये बिल्कुल तय, और मिडल ईस्ट ऑफ कोर्स, आपकी गल्फ कंट्रीज, कि वो ईरान को किसी भी सूरत में एक न्यूक्लियर पावर बनना नहीं चाहिए। ये एक कंसेंसस है प्रीटी मच पूरी दुनिया का। और मेरे उसमें ज़ाहिर पाकिस्तान की भी बिल्कुल एक वाज़ेह पोजीशन है, पाकिस्तान भी अपनी ऑफिशियल पोजीशन दे चुका है इसमें। तो अब अगर आप इस बात को, इस नुक्ते को लेके आगे बढ़ाएंगे तो मामला तज्जिया जो है कुछ डिफरेंट डायरेक्शन में जाता नजर आ रहा है। और वो यही है कि इसको जो है वो किसी भी तरह से हर हालत में रोका जाएगा, और वो ऑप्शन इस वक्त अमेरिका के लिए जो है वो उनको एग्जर्ट करेगा। बहुत शुक्रिया फैज रहमान साहब, वाशिंगटन डीसी से आपने ज्वाइन किया। जनाब शहरियार साहब, आप इस्लामाबाद में हमारे साथ मौजूद थे। बहुत ही कीमती नूर खान एयरबेस के हवाले से जो एक कॉन्कॉर्टेड और प्रोपेगेंडा ड्रिवन स्टोरी थी CBS की, उसे अनर्थ किया आपने। एक अलमिया और भी है जिसकी वजह से कौम दुखी है, वो ये है कि बांग्लादेश के हाथों पाकिस्तान क्रिकेट मैच हार गया टेस्ट का। ये पहला मौका नहीं है, ये रिसेंट पास में बार बार हो रहा है। ये आखिर क्या हुआ? टैलेंट खत्म हो गया है। 150 की स्पीड पे गेंद करने वाला बॉलर नहीं मिल रहा। कप्तान की परफॉर्मेंस देख लें, मिडल ऑर्डर की देख लें, इंतहाई मायूस सूरत हाल थी। मिर्जा इकबाल बेग साहब से इसका तज्जिया लेंगे, छोटी सी ब्रेक। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। ये क्या वक्त हमें देखने को मिल रहा है कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जब भी बांग्लादेश से खेलने जाती है तो हम हार जाते हैं। एक वक्त था कि टीम पाकिस्तान ग्रीन शर्ट्स जब छोटी टीमें, जिन्हें हम मिनूज कहते थे, उनके खिलाफ खेलने जाते थे, शायकीन की तवज्जो नहीं हुआ करती थी। मैच का नतीजा पहले से मालूम होता था कि वन साइडेड मैच होगा, पाकिस्तान बड़े मार्जिन से जीत जाएगा या ज्यादा विकेटों से जीत जाएगा। पहला टेस्ट मैच हुआ पाकिस्तान बांग्लादेश के दरमियान, और पाकिस्तान इसमें 104 रन से शिकस्त खा बैठा। यानी आखिरी रोज बांग्लादेश ने अपनी इनिंग्स डिक्लेयर की, 240 पे 9 आउट थे, और आखिरी रोज के बाकी 2-2.5 सेशन जो हैं वो टीम पाकिस्तान सस्टेन नहीं कर सकती। ये वजह क्या है? इस सवाल का जिम्मेदार कौन है? और सबसे काबिल तशवीश पहलू ये कि पाकिस्तान की टीम में जो कभी जानी जाती थी अपनी फास्ट बॉलिंग के लिए, 140, 145, 150 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से गेंदबाजी करने वाले बॉलर्स के लिए, उस टीम के पास कोई एक बॉलर नहीं जो 140 से ऊपर गेंद फेंक सके। और बांग्लादेश के पास नाहिद राना मौजूद थे जो 145, 150 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से गेंद करते। मिर्जा इकबाल बेग साहब हमेशा की तरह हमारे साथ प्रोग्राम में शिरकत गुफ्तगू को, एक क्रिकेट का खेल का जब भी पहलू आता है, मौका आता है, तो हम मिर्जा साहब को ज़हमत देते हैं। क्रिकेट के एनसाइक्लोपीडिया हैं, सीनियर तजिया निगार है। मिर्जा साहब बहुत खुशामदीद। सच पूछें तो आज एक बार फिर मेरे पास सवाल ख़त्म हो चुके, कहने को बहुत कुछ। यानी टीम पाकिस्तान 2-2.5 सेशन आखिरी दिन के नहीं खेल सकी जी। बहुत ही खतरनाक गेंदबाजी थी, पिच में गड़े पड़ चुके थे, गेंद 2-2 फीट स्विंग हो रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया जामी साहब। दरअसल ये दिन भी हमें आज देखना था, क्योंकि पाकिस्तान के अलावा जिम्बाब्वे वो वाहिद टीम है जो मुसलसल 3 टेस्ट मैचेस बांग्लादेश के हाथों हारी है,
और अब पाकिस्तान ने भी अपना नाम उस तारीख में रकम कर लिया है। और आप जो कह रहे हैं कि हमारी आखिरी 5 विकेटें 11 रन पर गिरी और नाहिद राना ने अपनी तेज रफ्तार बॉलिंग के जरिए पाकिस्तानी बैट्समैनों को बैकफुट पर कर दिया था। उसने दूसरी इनिंग्स में 40 रन देकर 5 विकेटें हासिल की। लेकिन मैं समझता हूं इसकी बुनियादी वजह यह है कि हम अब तक पीएसएल T20 क्रिकेट के मूड से बाहर नहीं निकले। अभी तक हम उसमें खुश होते हैं कि जी पीएसएल में टैलेंट आ गया, ये लड़का बड़ा अच्छा। लेकिन टेस्ट में क्या होता है? टेस्ट तो 149 बरस से खेली जा रही है टेस्ट क्रिकेट, 1877 से। और पाकिस्तान शान मसूद की कप्तानी में अगर आप देखें ये 11वां मैच आ रहा है, सिर्फ 4 मैच जीता है। तो कहां जा रही है पाकिस्तान क्रिकेट? इसका कौन जवाब देगा? आखिर कोई सिलेक्शन कमेटी का सरबराह होता है, कोई सरबराह नहीं है। जो टीम आपने बना के भेजी, फिर आपके यहाँ जो कोचेस हैं उनका म्यूजिकल चेयर गेम जारी है। कभी कोई कोच होता है, कभी कोई कोच होता है। इनकंसिस्टेंसी, गैर मुस्तकिल मिजाजी, जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट को आज ये दिन देखना पड़ा है। मिर्जा साहब, 40 रन देके 5 विकेटें, 11 रन पे 5 विकेटें गिरी पाकिस्तान की। नाहिद राना का बॉलिंग फिगर आपने बताया। ये मैं देख रहा हूं कि अजान अवैस नौजवान लड़का डेब्यू किया, सेंचुरी मारी पहली इनिंग्स में। फिर अब्दुल्ला फजल नौजवान नया खिलाड़ी, पहली इनिंग्स में 60 मारा, दूसरी में 66 मारा। बड़े काबिल फ़ख्र बात है, नौजवान टैलेंट पे आगे आके परफॉर्म कर रहे हैं। मेरा सवाल आपसे ये, बाकी ये जो सो कॉल्ड सीनियर टीम का हिस्सा है, ये किस मर्ज की दवा है जी? जामी साहब, उन्हें पता है कि उन्हें पाकिस्तानी टीम से कोई नहीं निकाल सकता। अब जो नया लड़का आता है वो मेहनत करता है, उसे पता है कि मुझे अपनी जगह बनानी है और वो जगह बनाने के लिए अपनी तमाम तर सलाहियतों को बरूए कार लाता। आज आपने देखा कि मोहम्मद रिजवान कैसे बोल्ड हुए, गेंद को छोड़ रहे थे और बोल्ड हो गए। 40 से ज्यादा टेस्ट मैचेस खेल चुके हैं रिजवान साहब। फिर इसके अलावा सलमान अली आगा कैसे आउट हुए, सऊद शकील कैसे आउट हुए। ये जो सो कॉल्ड सुपरस्टार्स हैं, ये कभी जब इनको ड्रॉप होने का डर होता है तो एक आध अच्छी परफॉर्मेंस दे देते हैं और फिर टीम में होते हैं। तो मेरे ख्याल में हमें सबक सीखना चाहिए इन दो नौजवानों से। अजान ओवैस, सियालकोट से उसका ताल्लुक, 21 बरस उसकी उम्र, जेन्युइन उम्र है। और ये अब्दुल्ला फजल, इसका कराची से ताल्लुक, 23 बरस इसकी उम्र है। जेन्युइन दोनों खिलाड़ी हैं और उन्होंने किस तरीके से परफॉर्म किया, आईना दिखा दिया इन लोगों को। और फिर हमारा एक जो सुपरस्टार है वो आखिरी लम्हे पे अनफिट हो जाता है, घुटने की तकलीफ में मुब्तला हो जाता है। जब बैठा होता है वहां पर तो बिल्कुल सही नजर आ रहा था, हो सकता है घुटने पे उसने पट्टियां वट्टियां बांधी हो। लेकिन जब तक पाकिस्तान क्रिकेट इन पुराने आजमाए हुए चेहरों को आजमाती रहेगी, उन्हीं घोड़ों को दौड़ाएगी कि जो घोड़े दौड़ नहीं पाते, तब तक हमें यही दिन देखना पड़ेगा। मेरा साहब, ये क्या हमारे पास टैलेंट खत्म हो चुका है ही नहीं टेस्ट लेने वाले लड़के, या कोई हमारी सिलेक्शन में प्रॉब्लम है? मैं बिलखुसूस बॉलर्स की बात करना चाहूँगा कि जैसे मैंने नाहिद राना का पैरेलल ड्रॉ किया कि बांग्लादेश वाज नेवर नोन टू प्रोड्यूस पेस बॉलर्स। बहुत छोटी पेस वाले लड़के उनके पास होते थे। मुझे याद है एक ज़माने में वो खालिद महमूद होते थे 99 के वर्ल्ड कप में, वो बिल्कुल ही छोटे रनअप के साथ बहुत ही स्लो मीडियम पेस गेंद किया करते थे। वो भी उस मैच में विकेटें ले गए थे जब पाकिस्तान हारा था 99 के वर्ल्ड कप में। तो ये कभी ऐसा नहीं हुआ कि बांग्लादेश के पास अच्छे फास्ट बॉलर रहे हों। मुस्तफिजुर रहीम का नाम हम सुनते थे, दैट्स इट। नाहिद राना अब उस लेवल पे गेंदबाजी कर रहा है जो कभी पाकिस्तान के बॉलर्स किया करते थे। वे क्या पाकिस्तान में ऐसा बॉलर है ही नहीं जो 145-150 की रफ्तार पर गेंद कर सके? जामी साहब, बॉलर है पाकिस्तान में और उसको मौका दें। जैसे अली रजा है, अली रजा भी अंडर 19 से आया है, 17-18 साल का है। आप मौके तो दें, चले ना खिलाएं, उसको टीम में तो सेलेक्ट करें ताकि वो ड्रेसिंग रूम के माहौल से, टेस्ट क्रिकेट के माहौल से अपने आप को हम आहंग कर सके। हुनैन शाह है हमारे पास कई बॉलर्स आए और चले गए। फिर हमारे बॉलर्स की स्पीड भी अब 130-132 रह गई है। शाहीन शाह अफरीदी ने जो मैक्सिमम स्पीड थी 132 निकाली। हमारे पास टैलेंट है लेकिन हम डरते हैं उसको मौका देते हुए। अब आप देखें कि एक शर्फी मुर्तजा भी होता था बांग्लादेश का फास्ट बॉलर। फिर आप देखें कि जिस तरीके से नाहिद राना ने आज बॉलिंग की है, जो डराया है। पहले इनिंग्स में उसने सर पे गेंद मारी थी अजान ओवैस के, आज उसने सर पे गेंद मारी है किसके, जो मोहम्मद अब्बास के। जिस तरह से वो शॉर्ट पिच गेंदें करके डरा रहा था, आखिर हम लोग फास्ट बॉलर्स को खेलने ही भूल गए। समझ में नहीं आता, इतने टेस्ट मैचेस खेले हुए। शान मसूद पाकिस्तान का कप्तान,
261 रन है जामी साहब उसकी गुज़िश्ता 10 टेस्ट इनिंग्स में। और उसकी कप्तानी के बारे में तो आपको बता चुका हूं कि 15 में से 11 टेस्ट मैचेस उसकी कप्तानी में हम हारे हैं और सिर्फ 4 टेस्ट मैच जीते हैं। तो हम लोगों के साथ टैलेंट है हमारे पास, लेकिन सही वक्त पर मौके देना। अब अगर आपके वही एक सेट पैटर्न चलता रहेगा, वही लड़के मुंतखब होते रहेंगे। हसन अली, अब हसन अली कब से खेल रहे हैं? कोई 8-10 साल हो गए उनको खेलते हुए। हसन अली टीम में आ जाते हैं, कभी कोई आ जाता है। चले अब्बास ने जो परफॉर्मेंस दी थी काउंटी क्रिकेट में, उनकी 880 अब 881 विकेटें फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, चले वो आ गए। बाकी को क्या, शाहीन आफरीदी को क्या हो गया? जब उसने अपना कैरियर शुरू किया था 2018 में, बहुत तेज गेंदें करता था, लेकिन लगता है कि उसको भी फिटनेस का प्रॉब्लम है। फिर उसके अलावा आपके पास बॉलर्स हैं, लेकिन आप मौके नहीं देते। जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे, खतरा मोल नहीं लेंगे, इसी तरह का दिन आपको देखना पड़ेगा। मेरा साहब, ये शान मसूद का आपने जिक्र किया, पहली इनिंग्स में 9 रन, दूसरी इनिंग्स में 2 रन और बस चलते बने। फिर मैं रिजवान साहब को देख रहा हूं, पहली इनिंग्स में जैसे वो कैच आउट हुए और फिर उसके बाद जो उनकी एक्टिंग थी वो भी बड़ी शानदार थी, और दूसरी इनिंग्स में तो क्या ही कहने। ये आखिर क्या वजह है ही नहीं टेस्ट को कैप्टन करने वाला कोई लड़का पाकिस्तान में? मसला ये है कि अगर आपका ये क्राइटेरिया है कि कप्तान पढ़ा लिखा होना चाहिए, डरहम यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की है शान मसूद ने, और शान मसूद कुवैत में पैदा हुए। पाकिस्तान के एक और क्रिकेटर तनवीर अहमद भी कुवैत में पैदा हुए थे। लेकिन क्या इंग्लिश बोलने वाला कप्तान अच्छा साबित हो सकता है? फिर तो आप ऑक्सफोर्ड से, कैम्ब्रिज से पढ़े हुए लोगों को ले आए कि वो कप्तान बना दे, समझ में नहीं आता। फिर स्ट्रैटेजी आप देखें कि उसने जो बांग्लादेश की दूसरी इनिंग में 35 ओवर्स के बाद वो नुमान अली को बॉलिंग के लिए लेकर आए। आखिर कोई बताने वाला था? उनके लेफ्ट आर्म स्पिनर तेजुल इस्लाम, उनके ऑफ स्पिनर मेहदी हसन मिराज ने बड़ी अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया। आप 35 ओवर्स के बाद लेकर आ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। स्ट्रैटेजी सही नहीं है, कप्तानी नाकिस थी, फील्डिंग का मयार बहुत मायूस कुन था। मोहम्मद रिजवान की जो विकेट कीपिंग आप देखें, 2 स्टंप्स उनसे मिस हुए, फिर उसके बाद उनसे कैच एक ड्रॉप हुआ। और आपने खुद कहा कि पहली इनिंग्स में जैसे वो कॉट बिहाइंड हुए, और फिर वो तो खुद वर्ल्ड कप में कह रहे थे कि अ लिटिल बिट एक्टिंग, लिटिल बिट इंजरी। तो अब क्या कर सकता है आदमी? ठीक, लेकिन ये लिटिल बिट एक्टिंग और लिटिल बिट इंजरी जो है, ये पाकिस्तान को मैचेस हरवा रही है, और बड़े अफसोस का मुकाम है। मैं कहूँगा बड़ी हजीमत का ये मौका है कि हम बांग्लादेश से मुसलसल हारे हैं, और आपने ठीक जिम्बाब्वे का पैरेलल ड्रॉ किया। टेस्ट क्रिकेट क्या खेलनी है। बहुत शुक्रिया मेरे साहब आपके कीमती वक्त का। बस हम था, एक वहाँ था जिसका जिक्र करना था। क्रिकेट से बड़ी वाबस्तगी है इस कौम को, चाहे हालात जैसे भी हों, परेशानी क्यों, खुशी क्यों, ये कौम क्रिकेट से लगाव रखती है। जब वहाँ से ऐसी खबरें आती हैं तो कैफियत बदल जाती है। इजाज़त दीजिए आज के लिए, इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले शो में, तब तक के लिए अल्लाह।